हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। हम एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही थी, तो एनसीईआरटी क्लास 6 का अध्याय 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, इस चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी सनी श्रीवास्तव जो सर हैं अड्डा 247 में, इनकी जो सीरीज़ है वो चल रही है। तो आपको ये एनसीईआरटी एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, उसके बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन सर देते हैं तो आप उसको लगा सकते हैं, इससे आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। ये देखिए, है ना, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, इनका क्या है, एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। आप लोग को जैसे कि पता है कि सारनाथ कहाँ है, सारनाथ क्यों बनाया गया था, और वो हम सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि सारनाथ में स्तूप बना हुआ है ना। तो स्तूप बना हुआ है सारनाथ में, ये तो आप सभी को पता है, क्योंकि आपने इसकी पहले वाली चैप्टर में देखा ही होगा। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक, इतिहास के जो राजा थे उसमें एक का नाम है अशोक। अशोक के निर्देश पर इसकी जैसे कई स्तंभों और पत्थरों का भी अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। किसका किसका पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। इसके पहले कि हम जानें कि अभिलेख में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है ना। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उनकी स्थापना उनके द्वारा किसने, उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। जो अशोक है ना, अशोक के जो दादा है कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। अशोक के दादा कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने 2300 पहले क्या की थी, इसकी स्थापना कर दी थी। अब चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने, किसने, चाणक्य या कौटिल्य नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति था, उन्होंने चंद्रगुप्त की क्या करी, सहायता की, है ना। चंद्रगुप्त कौन थे, अशोक के दादा थे। अब एक चाणक्य नाम का कौटिल्य जिसका नाम है, एक बुद्धिमान था, वो बहुत बुद्धिमान था, है ना। उसकी किसकी सहायता की, उनके दादा की, अशोक के दादा की, चंद्रगुप्त की सहायता की। तो चाणक्य के कई विचार हमें कौन से बुक में मिलते हैं, अर्थशास्त्र नामक की किताब में मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का क्या कहा जाता है, राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक ही वंश का कहा जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं वंश किसको बोलते हैं, दादा, फिर पापा, फिर उसके बच्चे, फिर बच्चे, तो उनका क्या बनता जाता है, वंश बनता जाता है। तो वैसे ही मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। कौन कौन से, पहला है चंद्रगुप्त। अब उनका बेटा कौन है, चंद्रगुप्त का बेटा है बिंदुसार, है ना, याद रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिंदुसार। और तीसरा है बिंदुसार का पुत्र कौन है, अशोक। बिंदुसार का पुत्र कौन है, अशोक। ये तीनों आपको बहुत याद रखना है मोस्टली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ये देखिए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो अशोक के बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। ये जो काला बिंदु है ना, ये काला, ये काला, और ये इधर पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला, है ना, ये सब जो क्या है, ये बहुत से नगर थे। तो इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन, ये है पाटलिपुत्र, उज्जैन की राजधानी, तक्षशिला जैसे नगर क्या थे, प्रमुख थे, है ना। ये जो नगर है, ये तीनों क्या है, नगर है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम, ये देखिए, मैं जूम कर लेती हूँ। ये जो तक्षशिला है ये क्या है आपका उत्तर, और ये क्या है आपका पश्चिम, है ना। तक्षशिला जो है क्या है, उत्तर पश्चिम में है और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। ये जो मार्ग है उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में आने जाने का मार्ग था। ठीक है, इतना समझ में है। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत आने जाने वाले रास्ते में पड़ता था। ये जो उज्जैन है
उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में आने जाने वालों का मार्ग पड़ता था। ठीक, अब देखिए भारत आने जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। नगर में कौन कौन रहते थे? यहाँ पे है व्यापारी भी रहा करते थे, सरकारी अधिकारी भी रहा करते थे और शिल्पकार भी रहा करते थे, है ना। अब देखिए साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। किसके किसके? साम्राज्य में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्से जंगलों से पूरा भरा था। जो मध्य भारत है ना, से ज़्यादातर इलाके क्या से जंगल से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल कर संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। जो मध्य एशिया है ना, यहाँ पे क्या करते थे? जंगलों से पूरा भरा पड़ा था ये, और यहाँ पे फल फूल का जो संग्रहण करते थे, जानवरों का शिकार करके अपनी जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। जो साम्राज्य है ना, यहाँ पे क्या है? भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे, भिन्न भिन्न। ठीक है, वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। देखो, वो अलग अलग भोजन भी करते थे, अलग अलग भाषा भी बोलते थे और अलग अलग किस्म का पोशाक भी पहनते थे। ये सब चीज़ आपको याद रहना चाहिए, एक एक लाइन। ठीक है, अब इधर देखिए, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के क्या है? भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो रेड कलर का जो डॉट है ना, वहाँ पे क्या है? अशोक के शिलालेख मिले हैं। अब देखते हैं अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ मिले हैं। ये देखिए, मानसेहरा, सहबाजगढ़ी, कलसी, मेरठ, टोपरा, बहापुर और ये गिरनार, पनगुरिया, सोपारा, सन्नती, मस्की, येरुगुड़ी, ब्रह्मगिरी, कलिंग, ये सब जितने हैं, लुम्बिनी, सारनाथ, कौशाम्बी, गुज्जर, सांची, रूपनाथ, इलाहाबाद। देखिए इधर जितने भी है ये है ना रेड वाले, इधर धौली, कलिंग, जौगढ़, ये सब पूरे स्थान पे, इधर रामपुरवा, लौटिया राज, हर जगह ये क्या है? अशोक के स्तंभ आपको मिले हैं। ये सब आपको याद कर लेना, ये मैप में आपको मिल जाए। कंधार, लमक, है ना, यहाँ पे अशोक के स्तंभ मिले थे। चलिए अब आगे देखते हैं, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। चूँकि साम्राज्य जो है वो राज्यों से क्या होते हैं? बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेना की क्या होती है? ज़रूरत होती है। साम्राज्य जो है वो राज्यों से बड़ा होता है। बहुत सारे राज्य मिलकर क्या बनाते हैं? एक साम्राज्य। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। जो साम्राज्य में जो रहते हैं उनको सम्राट बोलते हैं और जो राज्य में रहते हैं उनको राजा। ठीक है, इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। बी नोटेड योर पॉइंट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं साम्राज्य का प्रशासन। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। मौर्य साम्राज्य जो था वो बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीक़ों से क्या करते थे? शासन करते थे। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, है ना। यहाँ पे पाटलिपुत्र कहाँ है? ये देखिए पाटलिपुत्र, है ना, यहाँ पे है पाटलिपुत्र कॉर्नर में। तो यहाँ पे बोला गया है पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसान, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। कर इकट्ठा करने के लिए किस की नियुक्ति करता था? किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से, इन सभी से क्या करता था राजा? कर इकट्ठा करता था, है ना। तो क्या करता था? अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। क्या करते थे? अधिकारियों की नियुक्ति करते थे जो राजा के आदेशों का उल्लंघन
करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। जो कोई राजा के पे लिखा है आदेशों का उल्लंघन करते थे तो अधिकारी क्या करते थे, उनका सजा देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। राजा के जो जासूस थे वो अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे, इधर से उधर कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण करता था। अब देखो, सबसे बड़ा कौन है आपका, सम्राट था, उससे छोटा राजा, उससे छोटा अधिकारी, है ना, ऐसे थे। तो जो सम्राट था वो राज्य परिवार और मंत्रियों की सहायता से सब पर क्या करता था, अपना नियंत्रण रखता था। तो मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक तो पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमार को वहां पर राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। किसको, राजकुमार को क्या बनाकर, गवर्नर बनाकर या राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य साम्राज्य सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन और कर भेंट के रूप में मिलते थे। कहाँ से, मौर्य साम्राज्य सिर्फ मार्गों नदियों पर नियंत्रण रखते थे। मौर्य साम्राज्य किस किस पर नियंत्रण रखते थे, मार्गों नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण था। यहाँ से ही उन्हें संसाधन पर कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। फिर उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा जाता है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर और पश्चिम किसके लिए, कंबल, उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, और दक्षिण यहाँ है दक्षिण, है ना, भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। तब नजराना किसे कहते हैं, देखो, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। जो कर बोलते हैं वो क्या करते थे, वो नियमित ढंग से, हम मतलब रेगुलर हमको कर पटाना है, ऐसा था। और नजराना किसे, जो अनियमित, जो कभी दे दिया और कभी ना दिया हो, वो संभवतः ही इकट्ठा किया जाता था। तो ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इन्हें देते थे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बना दें। तब तक के लिए बाय बाय।